नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स, जिसमें अपन सॉल्व करेंगे आज 2016, 18 और 2022 की दोनों शिफ्ट में पूछे गए सवाल। यूनिट है दृढ़ पिंड गतिकी। कौन सी यूनिट है? दृढ़ पिंड गतिकी। यूनिट अपन ने पूरी पढ़ ली है, यूनिट पढ़ी हुई है। ठीक है, तो सवाल देखते हैं कि भाई 2016, 2018 और 2022 में किस टाइप के सवाल आए थे, किस लेवल के सवाल आए थे। ठीक है, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। और बहुत कुछ ये पिछले सालों के क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ कॉन्फिडेंस देते हैं। ये बताते हैं कि मतलब एग्जाम में सवाल किस हिसाब से आता है। बहुत बार आप चीजें मतलब पढ़ते हो ना, पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है यार सवाल किस हिसाब से आएगा, किस हिसाब से पूछा जाएगा। तो वो सब देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैब असिस्टेंट 2016 का सवाल नंबर 1। आप सभी को पता 2016 टफ था, तो उसके सवाल भी मतलब अच्छे खासे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल के थे। तो लैब असिस्टेंट 2016 में सवाल, पहला सवाल कि 1 किग्रा मीटर क्यूब के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर त्रिज्या के गोले की अवधारणा कीजिए। एक व्यास के सापेक्ष इसका जड़त्व आगुण है। ये पूछ रहा है गोले के व्यास के सापेक्ष जड़त्व। जो गोला होता है तो गोले का व्यास, मतलब व्यास क्या हुआ कि वही गोले की अक्ष जो उसके केंद्र से होकर गुजरती है। जो गोला होता है, गोले के बीच में से जो अक्ष गुजरती है उसके व्यास से गुजरेगी। भाई ये गोला हुआ, ये सिंपल सी बात है। ये मान लो कोई गोला है, ठीक है, ये कोई गोला है, ठीक है, ये कोई गोला है। और जो गोले के जो केंद्र है, केंद्र ये होता है, और यहां से गुजरेगी कोई भी अक्ष, तो यहां से कोई भी अक्ष गुजरेगी तो यहां से कोई भी अक्ष, यहां से गुजरेगी इस अक्ष के सापेक्ष, यानी कि व्यास का, ये व्यास ही हुआ, ठीक है, उसके सापेक्ष आपको जड़त्व आगुण निकालना है। तो आपको पता है, ठीक है, कि जो उसका फॉर्मूला क्या है। अब इसने बोला है त्रिज्या के गोले की अवधारणा, इसने खोखला गोला नहीं बोला, सिर्फ गोला बोला है। तो मतलब उसका मतलब आपको मानना है ठोस गोला। क्या मानना है? ठोस गोला। ठोस गोले के लिए क्या होता है? आई इक्वल टू होता है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। बात क्लियर? अब इसका आई 2/5 mr स्क्वायर होता है, तो सिंपल सी बात है कि, और जो अपना जो खोखला गोला होता है उसके लिए कितना होता है? 2/3 होता है। ठीक है, वो ध्यान रखना। ये ठोस गोले के लिए 2/5 mr स्क्वायर, खोखले गोले के लिए 2/3। तो अब आपको चाहिए m और r। तो आपको r तो दिया हुआ है, r में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 मीटर त्रिज्या। तो r कितना है? 1 मीटर त्रिज्या। r कितना है? 1 मीटर त्रिज्या। ठीक है, और ये दिया हुआ है 1 किग्रा प्रति मीटर क्यूब के समान रूप से वितरित द्रव्यमान। तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर डेंसिटी, आपको दिया हुआ डेंसिटी, यानी कि जो घनत्व होता है ना, वो दिया हुआ है। आपको दिया हुआ घनत्व, घनत्व जो डेंसिटी है वो डी आपको दिया हुआ है, वो डी आपको दिया हुआ है। तो जब डेंसिटी दिया हुआ है तो D इज इक्वल टू क्या होता है? m/v, भाई द्रव्यमान बटा जो आयतन वो होता है घनत्व। अब आपको निकालना क्या? द्रव्यमान निकालना है। निकालना क्या? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? यहां से द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D इंटू वी। और D कितना दिया हुआ है? 1 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, 1 किग्रा प्रति मीटर क्यूब इंटू वी क्या होता है? आयतन। तो ठोस गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। या मतलब वही मान लो अपन ने ये आर को बड़ा वाला आर बोल रखा है, इसलिए बड़ा वाला आर लिख दिया। बस ये वाली बात है, एम ये हो गया है। बस लिख दो, वैल्यू पुट कर दो। आई 2/5, जो एम है उसकी जगह यही 4/3 पाई। ठीक है, और जो आर है, आर की जगह 1 है तो 1 का क्यूब
और 1 का स्क्वायर वही मतलब वो हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं आपको। ठीक है, ये हो जाएगा समझ लो आपके भाई, यहाँ पे मैंने मान क्या रख दिया 1 पहले से, जैसे कि आप यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, R1 ही दिया हुआ है, 4/3 पाई होगा ये। ठीक है, तो ये कितना हुआ आप देखो, इसको ध्यान से देखो, 4 × 2 8 और नीचे 15, तो 8/15 पाई, 8/15 पाई। अब देखो ऑप्शन में आपको दिमाग लगाना है, हर समय ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, दिमाग लगाना। पाई कितना होता है 3.14, पाई कितना होता है 3.14, तो 8/15 इंटू 3.14। अब देखो 8/15 मतलब आप लगभग ये मान सकते हो कि 1/2, 1/2 के आसपास मामला है ये भाई। 8 का 2 बार 16 होता है, तो अपन ने अप्रोक्सीमेशन में मान लिया कि 1/2 है ये मान लो भी यहाँ नीचे 16 है, 8 से 1/2, तो नीचे 2 आया, तो 2 का 3 पॉइंट समथिंग भाग दोगे तो लगभग आएगा 1.5 या लगभग 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 से थोड़ा ज्यादा। तो यहाँ देखो 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, ये तो कम है, ज्यादा ऑप्शन सिर्फ ये, सिर्फ ये, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। ये मतलब कैलकुलेशन बहुत बार करने काम ही नहीं है, कैलकुलेशन तब करनी है जब बिल्कुल पॉइंट पॉइंट में पास में हो, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना है, इन्होंने एक मिस्टेक की थी सवाल में मिस्टेक ये थी कि 1.67 तो आ गया, लेकिन आपको पता है इसने पूछा है जड़त्वागुण पूछा, जड़त्वागुण का मात्रक होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ये किग्रा बट्टा मीटर स्क्वायर नहीं होता। ये पीछे जो इनका जो मात्रक लिखा हुआ वो गलत है, वो रॉन्ग था। लेकिन बात ये है कि ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, डिलीट नहीं होने का कारण क्योंकि यहाँ पे भले ही रॉन्ग था, लेकिन जो इंग्लिश वाला था सवाल, जो सवाल मतलब आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वो सही था, वहां पर बिल्कुल केजी इंटू मीटर स्क्वायर लिखा हुआ था। इसीलिए ध्यान रखना हमेशा सवाल को, मतलब कुछ सवाल में आपको डाउट लगे कि कुछ चीज की अरे यार ये ऐसे कैसे, तो एक बार इंग्लिश वाला देख लेना। और पेपर में लिखा हुआ भी होता है कि जब भी कोई विरोधाभास की स्थिति होगी तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसको सही माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए सवाल डिलीट नहीं हुआ। वैसे नियम के हिसाब से देखो तो ये हो ही नहीं सकता, 11 मीटर स्क्वायर, इस सवाल को डिलीट किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ, कारण क्योंकि जो इसका जो इंग्लिश वर्जन था वहां पर मतलब बिल्कुल ये सही केजी इंटू मीटर स्क्वायर लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश का भी ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत, ताकि बहुत बार मामला काम आता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन ये हो गया। अब ये देखो, एक किग्रा द्रव्यमान और 0 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार वलय की अवधारणा कीजिए। इसके केंद्र से गुजरने वाले तल के लंबवत एक अक्ष के सापेक्ष 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है, कोणीय संवेग का मान। ये सवाल आपके डिलीट हो गया था, ये सवाल एक्चुअली में डिलीट हो गया था। क्या हो गया था? डिलीट हो गया था। ठीक है, ये सवाल आपके क्या हो गया था? डिलीट। ठीक है ना, डिलीट, डिलीट हो गया। क्यों? कारण ये था कि एक्चुअली इनको ये 0.2 मीटर व्यास नहीं देके यहाँ पे था त्रिज्या। ठीक है, ये तो व्यास के हिसाब से तो क्या कर दिया था, सवाल को कर दिया था डिलीट, तो एक्चुअली ये सवाल डिलीट हो गया था। ठीक है, क्योंकि इनको इस सवाल में वो जब इसको व्यास नहीं करके क्या करना था, त्रिज्या करना था एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन वो त्रिज्या नहीं था, क्योंकि व्यास के हिसाब से बच्चों ने सवाल सॉल्व किया, बच्चों का जो आंसर है वो नहीं आया। ठीक है, तो एक्चुअली में व्यास नहीं था, वो क्या था, रेडियस था, त्रिज्या था। ये सवाल डिलीट हो गया था। तो अपन क्या मान के वो करते हैं, सवाल को त्रिज्या मान के करते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब व्यास के हिसाब से ये सवाल क्या हो गया था, पेपर में डिलीट हो गया था, ये सवाल पेपर में डिलीट हो गया था। ठीक है, हाँ, तो रियल में इनको लिखना था त्रिज्या, वो लिख लिया गलती से व्यास, तो फिर बच्चों के आंसर आए नहीं, तो इस सवाल को डिलीट करना पड़ा। लेकिन अपन एक बार चूंकि ये क्या करना, त्रिज्या करना, तो अपन त्रिज्या से एक बार सॉल्व करके देख, क्योंकि सवाल तो है, सवाल में सब कुछ ठीक है, सवाल बहुत मस्त पूछा था इन्होंने। ठीक है, लेकिन वो मिस्टेक यही कर दी कि भाई थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, तो वहां पर मामला बिगड़ गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, त्रिज्या मान के सॉल्व करेंगे। तो ये करेंगे, एक किग्रा द्रव्यमान और 0.2 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार वलय की अवधारणा कीजिए। ठीक है, इसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत एक अक्ष के सापेक्ष ये 10 चक्कर प्रति सेकंड दर से घूर्णन कर रहा है, कोणीय संवेग का मान ज्ञात करो। तो देखो, कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग एल, कोणीय संवेग
एल बराबर होता है आई ओमेगा। कौन सा एल बराबर होता है आई ओमेगा। तो एल बराबर आई ओमेगा होता है, तो यहां पर पहले आपको निकालना पड़ेगा आई। तो जो क्या दिया हुआ आपको, ये क्या है, एक इकाई द्रव्यमान 0.2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार वलय। तो वलय की होता है इसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत। तो जो केंद्र से गुजरने वाले तल के लंबवत जो वलय के लिए क्या होता है बता रखा आपको, एम आर स्क्वायर, और अगर शक्ति होती तो एम आर स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, और तो मतलब यहां से ये लिख लिया आपने। और फिर ये कह रहा है कि चलो पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कितना दिया हुआ एम आपको दिया हुआ 1 kg, एम आपको दिया हुआ 1, ठीक है, इंटू आर कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर, 0.2, ठीक है। तो यानी कि 2/10, यानी कि ये हो जाएगा 4/100 भाई। 0.2 मतलब 2/10, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब ये तो आ गया आई, ये आ गया आई कितना आ गया 4/100 kg इंटू मीटर स्क्वायर। फिर आपको निकालना है ओमेगा। तो जो ओमेगा निकालोगे वो कैसे आएगा, ये पूछ रहा है कि एक अक्ष से 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, यानी कि 10 आपको दिया हुआ किसमें 10 चक्कर प्रति सेकंड, रोटेशन पर सेकंड, आरपीएस दिया हुआ है। तो आरपीएस को आपको किस में बदलना पड़ेगा, रीडिंग में बदलना पड़ेगा। मैंने बताया जब भी फार्मूला में रखोगे इन चीजों को तो आपको रीडिंग में बदलना पड़ेगा। तो 2 पाई से वो कर दो गुणा, 2 पाई से वो करोगे गुणा, तो ये हो जाएगा 20 पाई रीडिंग पर सेकंड, 20 पाई रीडिंग पर सेकंड, ठीक है। 2 पाई से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई, तो 10 चक्कर में 10 × 2 पाई 20 पाई। अभी इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई कितना 4/100 इंटू ये 20 पाई, ये कितना हो जाएगा 20 पाई, ठीक है। 20 से यदि आप काटोगे ये जाएगा 5 बार, मतलब ये 4/5, और ये पाई को आप क्या लिख सकते हो 22/7, या फिर पाई को 22/7 नहीं लिख के कुछ 3.14 आप लिख दो, चलो 3.14 लिख दो, 3.14 आप लिख दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये आ गया, मतलब ये हो जाएगा आपके आगे करना गुणा, ये 0.8 इंटू 3.14 ये आपको गुणा करना है। तो जब भी आप इसको यदि 1 से वो करोगे गुणा, 1 से भाई 3.14 को 1 से गुणा करोगे तो कितना 3.14 आएगा, ठीक है। अब 0.9 या 0.8 से गुणा करोगे तो 3.14 से थोड़ा सा आएगा, कम आएगा। तो 3.14 से थोड़ा सा कम में कोई ऑप्शन है, तो देखो ये तो बहुत ज्यादा हो गया कम, ठीक है। ये है थोड़ा सा कम 2 पॉइंट, तो ये सीधा ऑप्शन। देखो कैलकुलेशन करने का काम ही नहीं है आपको, सिंपल सा, मतलब ये मतलब बायो वालों के लिए मैं बेस्ट आइडिया बता रहा हूँ आपको, ज्यादा ऐसे सिंपल सा दिमाग लगाना है, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन, जब आप गुणा भाग करोगे ये कितना 2 5 1 2, ठीक है। और बोलिए आप चाहो तो खुद चेक करके देख सकते हो, 314 को 8 से गुणा कर दो, 832 का 2 3, 8 और 3 3 11 का 1, असल की 8 24 और 25, 2 5 1 2, 3 के बाद पॉइंट लगाना 1 2 3, मतलब सिंपल सी बात है, लेकिन इतना भी नहीं करना है, सिंपल से थॉट से भी चीज हो जाती है। 3.14 को 1 से गुणा करोगे 3.14, 0.9 से करोगे 3.14 थोड़ा कम, 0.8 थोड़ा और कम, ठीक है। तो बस अगर 0.5 से गुणा करते तो वो होता है बिल्कुल उसका आधा, ठीक है। तो इसलिए क्लियर, तो 2.512 ये हो गया सवाल नंबर 2, बात क्लियर। तो ये 2016 के सवाल बहुत अच्छे और मस्त सवाल थे, ठीक है। चलो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सवाल डिलीट हो गया था, ये सवाल डिलीट हो गया था, ठीक है, क्योंकि पेपर में व्यास था, लेकिन रियल में उनको क्या करना था, त्रिज्या करना था। अपन ने त्रिज्या मान के ये सवाल सॉल्व किया है, ठीक है। हो सकता है ये डिलीटेड सवाल 2025 में पूछ ले, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि डिलीट मतलब कि डिलीट आंसर नेक्स्ट बढ़ो आगे, नहीं, कॉन्सेप्ट क्या था वो तो समझो। डिलीट तो ये तो बाय मिस्टेक मतलब हो गया, चलो कि भाई जहाँ पे त्रिज्या लिखना था व्यास लिख दिया, लॉजिक तो था सवाल में, उस सवाल के लॉजिक को तो समझो, यही लॉजिक था, ठीक है। सवाल नंबर 3 ये कह रहा है कि एल लंबाई और समान रूप से वितरित एम प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान को एक छड़ अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष
गुणन कर रही है। तो छड़ के लिए आपको पता है, छड़ के जो मध्य बिंदु से गुजरने वाला अपन बात करें तो जैसी कोई छड़ होती है, ठीक है, छड़ के मध्य बिंदु से एम और यदि एल है तो ये कोई मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष है, तो एक्चुअली ये होता है एम एल स्क्वायर बाय 12। आई कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाय 12। और ये यदि इसके जो जो किनारे हैं यहाँ वाली अक्ष के सापेक्ष पूछ लिया जाए तो एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है, सभी को पता है ये एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है। तो आप कह रहे हैं एल लंबाई और समान रूप से वितरित एम प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान, एक छोटा सा एम आ रखा है, छोटा सा एम क्या है? छोटा सा एम आपके प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान, यानी कि मतलब कुल मिला के आपके जो कुल मतलब एकांक लंबाई का द्रव्यमान दिया हुआ, आपको एकांक लंबाई का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है एम, ठीक है। तो एम क्या हो जाएगा? कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई, कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई। वैसे आपको यहाँ पे लंबाई को इसने माना हुआ है स्मॉल एल, ठीक है। हाँ, तो इसको वो अपन भी थोड़ा स्मॉल एम की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि क्या थोड़ा सा सवाल को समझने में आसानी रहे आपको। सर जी ऐसे कैसे हो गया फिर? हाँ, ताकि क्या है थोड़ा सा एम एल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसने स्मॉल एल डी दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, वो अपन भी स्मॉल एल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान इसने दिया हुआ है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। देखो एल लंबाई और समान रूप से वितरित एम प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, ठीक है। अतः जो कुल द्रव्यमान क्या जाएगा? अतः कुल द्रव्यमान हो जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम और एल। जहाँ पे स्मॉल एम क्या दिया हुआ आपको? स्मॉल एम दिया हुआ है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है। एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब क्या और क्या बोल रहा है? यदि छड़ की कोणीय गति टी सेकंड में 0 से ओमेगा को बदलती है तो लगने वाला बल आगुण है। यदि छड़ की जो कोणीय गति है वो टी सेकंड में क्या हो रही है? 0 से ओमेगा बदलती है, तो आपको पूछ रहा है लगने वाला बल आगुण, लगने वाला बल आगुण, ठीक है। तो जो बल आगुण है तो उसके लिए पहले आपको ये तो आ गया, आई आ गया, अब आपको निकालना पड़ेगा अल्फा, ठीक है। तो जो अल्फा निकालोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन, यानी कि पहले 0 था फिर ये हो गया बटा टी, तो ये अल्फा कितना आ जाएगा? ओमेगा बटा टी, अल्फा कितना जाएगा? ओमेगा बटा टी, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर dv बाई dt, इसी प्रकार डी ओमेगा बाई dt, ये वाली बात है सिंपल सी, ठीक है। आगे भाई कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय, तो कितना फाइनल कितना हो रहा है? ओमेगा हो रहा है, कितना? 0 से ओमेगा, तो ओमेगा माइनस 0 ओमेगा बटा टी। अब सारे मान रख दो। अब आपको पूछा क्या इसने? बल आगुण पूछा है, तो बल आगुण आपको ध्यान ही है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, कितना दिया हुआ? टाउ एम एल स्क्वायर बाय 12, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू अल्फा कितना? ओमेगा टी। तो अब देखो जब रखोगे वैल्यू तो आपके एम की जगह आएगा स्मॉल एम इंटू एल, टी, ठीक है।
ये हो जाएगा एम एल क्यूब ओमेगा अपॉन 12t, एम एल क्यूब ओमेगा अपॉन 12t, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आप अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होता और आपने गलती से इसका फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाय लगा दिया होता 3, तो भी आप फिर घूम जाते, तब भी आप घूम जाते, फिर आपका ऑप्शन ये आ जाता है, क्योंकि बीच वाली जो अक्ष है उससे गुजरने के लिए एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात, मतलब बहुत लॉजिकल सवाल थे 2016 में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा एम एल क्यू ओमेगा अपॉन 12t, ठीक है। चलो अब सवाल लेते हैं अपन 2018 के। देखो 2018 में भाई साहब पता नहीं कौन बैठे थे, इन्होंने सेंटर ऑफ मास से सवाल पूछ लिया, द्रव्यमान केंद्र से नहीं पूछा जाना चाहिए था, और आगे ऐसा गलती होगी भी नहीं, 2018 में कोई वो गलती कर गया, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि भाई दो कणों के, वैसे मैंने ये चीज सिखाई भी है, मतलब मैंने आपको सेंटर ऑफ मास वाली चीजें भी पढ़ाई है, लेकिन आपको उसके पीछे उतना भागना नहीं है, क्योंकि उससे सवाल नहीं आने वाला, ठीक है। तो दो कणों के निकाय की, फिर भी इस सवाल को देख लेते हैं, दो कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए जिसमें एक कण का द्रव्यमान m1 दूसरे का m2 है। यदि प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा जिस निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे। तो m सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान ही है, ठीक है। भी एक x सेंटर ऑफ मास, b सेंटर ऑफ मास, ये सब कुछ पढ़ रखा है आपने, मैंने बताया था, ठीक है, जो कुछ पहले की जो क्लासेस है उसमें ये चीजें की थी, लेकिन आपको मतलब अब जैसे कोई भी अभी ये इनको देख रहा है तो मतलब ये नहीं करना, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ये तो तब था जब मतलब सफिशिएंट टाइम था, अब अपने को इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना, क्योंकि इससे सवाल भी नहीं आएगा, वो तो ठीक है गलती से कुछ पूछ लिया गया 2018 में, ये फार्मूला होता है, ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 m2 x2 और m1 m2। अभी ये कह रहा है कि भाई एक जो कण है x1 इसको d से खिसकाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाए कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे। तो शर्त ये है कि भाई इसने ये दिया होगा x सेंटर ऑफ मास कितना 0, ये तो होना चाहिए अपरिवर्तित, और फिर कह रहा है एक को इसने d से खिसकाया, x1 बराबर d। अब आपको x2 ज्ञात करना है, x2 क्या करना है, ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है, मान रख दो यहाँ पर। क्या देखोगे तो 0 m1 d प्लस m2 x2 बटा m1 प्लस m2। तो यहां से आप देखोगे तो ये इस साइड 0 हो जाएगा, ये इस साइड माइनस m1 d, यहां से आपका जो x2 आएगा वो क्या आएगा, x2 वो क्या आएगा माइनस m1 बटा m2 और d, ये आपके आ जाएगा, ठीक है। ये अब देखो तो आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा ये m1 m2 बाय d। अब आपको सर जी माइनस क्यों आया, तो माइनस इसलिए क्यों, एक्चुअली द्रव्यमान केंद्र मान लो ये है, दो कण है, मान लो a और b, दो कण है, ठीक है, उनका कोई द्रव्यमान केंद्र है, तो ये द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे मान लो आपने इसको यदि आपने इस साइड खिसकाया है, ठीक है, d दूरी पर, ठीक है, तो आपको इसको इस साइड खिसकाओगे तभी तो वो द्रव्यमान केंद्र बीच रहेगा, नहीं तो आपने यदि इसको इस साइड खिसका दिया तो द्रव्यमान केंद्र ऑटोमेटिकली इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको भी इतना इस साइड खिसकाना पड़ेगा कि द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो अगर यदि ये d जा रहा है तो इस साइड की दूरी को अपन माइनस d बोल देंगे, भाई कहने का मतलब ये, ठीक है। तो इसीलिए ये माइनस है, माइनस मतलब कि ये इसका उल्टा, ये अगर इस साइड गया तो इसको इस साइड आना पड़ेगा, तभी वो द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए माइनस ये आया, माइनस जो निशान है ना उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये तो बात थी 2018 का वो सवाल। चलो माइनस क्या बता रहा है वो, कि दोनों कण एक दूसरे के विपरीत आएंगे, मतलब अगर दोनों तो एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड, तब जो है द्रव्यमान केंद्र सेम रहेगा, फिर एक इस साइड तब द्रव्यमान केंद्र लेवल पे रहेगा, ठीक है। चलो ये तो 2018 का सवाल था, जो नहीं पूछा जाना चाहिए था पूछ लिया। चलो
अब मस्त सवाल, जो अपने गेट होते हैं दरवाजों में, हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं। दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण, दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए न्यूनतम बल आघूर्ण। सी, क्योंकि हैंडल की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता बाहरी किनारे, ये तो मतलब ही नहीं है। आप ए और बी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो अपनी कोशिश क्या होती है भाई, गेट होता है ना, जो दरवाजा होता है, ठीक है, दरवाजा अपन है ना यहाँ पे लगाते हैं हैंडल, अपन क्या करते हैं हैंडल यहाँ लगाते हैं, हैंडल, ठीक है, या फिर ये समझ लो ये कुछ लगाते हैं ऐसे हैंडल, ठीक है, ये यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, अपने बल उतना को उतना, मान लो जैसे कि बल आपको पता है दूरी इंटू बल, बलागुण क्या था, दूरी इंटू बल, बल उतना का उतना, लेकिन जितनी ज्यादा दूरी मिलेगी ना, जितनी ज्यादा दूरी मिलेगी आप उतना ज्यादा उस पर मैक्सिमम बल आघूर्ण लगा पाओगे। अगर यही बल आप यहाँ लगाते तो वो दरवाजा नहीं खुलता, मतलब आपका वही बल में यहाँ लगाने से आसानी से खुल जाता है, ये बल यहाँ लगाओगे तो वो नहीं खुलता आसानी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके बल आघूर्ण कम हो रहा है, बल तो आप उतना ही लगा रहे हो लेकिन बल आघूर्ण कम हो रहा है क्योंकि दूरी कम है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू दूरी, ठीक है, लेकिन यहाँ बल इंटू दूरी, बल सेम ही था यहाँ भी, लेकिन दूरी ज्यादा होगी तो बल आघूर्ण ज्यादा मिल रहा है। तो क्या करता है, बल आघूर्ण ज्यादा मिलता है। ये चीज मैंने आपको बता भी रखी है, जब अपन ने चैप्टर सॉल्व किए पढ़ा तब। दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण लगाना पड़ता है, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी, तो दूरी ज्यादा, दूरी ज्यादा, सब बातें अभी यहां से खींचोगे तो दूरी ज्यादा तो बल आघूर्ण ज्यादा, बल आघूर्ण ज्यादा, तो आपको अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हैंडल है इस हमेशा किनारों पे लगे जाते हैं। अगर यहाँ लगाओगे तो फिर वही गेट को खोलना बंद करना भारी पड़ जाएगा। तो दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए, ठीक है, तो बल आघूर्ण ज्यादा, ठीक है, ताकि अपन मिनिमम फोर्स में मतलब अपन ज्यादा बल आघूर्ण दे पाए, सिंपल सी बात। फिर सवाल नंबर 6, एक वर्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर एवं द्रव्यमान 25 किग्रा अपनी दूरी पर 120 चक्कर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूर्णन करती है, शक्ति का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो, ठीक है। इसने पूछा है शक्ति का जड़त्व आघूर्ण, तो आई mr स्क्वायर बाय 2, जो शक्ति का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है mr स्क्वायर बाय 2, सिंपल सी बात है। इसने एक चीज और एक्स्ट्रा दे दी भाई, जड़त्व आघूर्ण पूछा तो इसने बोला कि अपनी दूरी पर 120 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूर्णन करिए। इस लाइन का कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, ठीक है। हाँ, तो अब आपको पता है कि क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 25 किग्रा, 25 kg। एक वर्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 मीटर, तो आर दिया हुआ है 1/2 मीटर यानी कि 0.5 मीटर, ठीक है। एक वर्ताकार चकती है, ठीक है, चकती के लिए क्या होता है आई mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इसने देखो वैसे आपको वैसे इसमें कोई अक्ष तो नहीं बताएगी, इसमें अक्ष बोला तो नहीं कौन सी अक्ष के सापेक्ष, तो अगर अक्ष नहीं बताए ना तो आपको मानना है नेचुरल अक्ष है। नेचुरल अक्ष मतलब नॉर्मल जो उसके केंद्र से होकर गुजरती है वो ही मान के चलना है, ठीक है। तो चलो सिंपल सी बात है, सॉल्व करते हैं। एम कितना 25 इंटू 25 इंटू 25 2 तो था ही था, और आर मतलब 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 यानी कि 25/8, 25/8, तो ये कितना बार जाएगा 8 3 24 मतलब 3 बार, तो ये ऑप्शन आएगा 3.12, ठीक है, 3.125, 3.125, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, 25/8 के हिसाब से। सिंपल सा सवाल था, ठीक है, कोई बड़ी बात, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 2022 के 28 जून वाला पेपर। 28 जून वाले पेपर में सवाल पूछ लिया गया, पहला ये सवाल पूछ लिया गया कि भाई एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग जे क्या होता है। तो देखो कोणीय संवेग जे आपको पता है, जे इज इक्वल टू
आर क्रॉस पी होता है। रेखीय संवेग का जो आगुण होता है, मैंने आपको बता रखा है, रेखीय संवेग का आगुण बल का आगुण, बल आगुण, ठीक है। उसी प्रकार जो रेखीय संवेग का जो आगुण होता है वो होता है कोणीय संवेग। रेखीय संवेग का जो आगुण होता है वो होता है क्या होता है, कोणीय संवेग, यानी आर क्रॉस पी, ठीक है। जिस प्रकार बल क्या होता है, ठीक है, बल के लिए क्या होता है, ये तो क्या है, कोणीय संवेग के लिए, कोणीय संवेग के लिए आर क्रॉस पी, कोणीय संवेग के लिए आर क्रॉस पी। और बल आगुण के लिए क्या होता है, बल आगुण के लिए आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ये होता है बल आगुण के लिए, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन तो कोई सही थे ही नहीं, आपको कोणीय संवेग का पूछा गया, तो आर क्रॉस पी होता है। आर क्रॉस पी से देखो आर पी कितना होता है, एमवी, तो आपने देखा होगा एमवीआर हमारा फॉर्मूला वही आता है, ठीक है। ये मैंने आपको सब कुछ चीजें बता भी रखी है, ठीक है। हाँ, ये मतलब सारी की सारी मतलब 2022 में जब मैंने ली थी क्लासेस, तो बहुत मतलब बच्चों ने क्लासेस देखी ना, उनके आसानी से सवाल ये सॉल्व हो गए थे, ठीक है ना। बहुत बहुत सिंपल लगा था पेपर, मतलब जो मेरे से पढ़ के गया था, मतलब जो मैंने चीजें मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल पूछ लिए थे मैंने, तो पूरे मतलब अच्छे लेवल के भी सवाल करवाए थे सारे, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चीजें थी, लेकिन बहुत बेसिक लेवल के सवाल पूछ लिए गए थे डायरेक्ट फार्मूला बेस पे, ठीक है। तो 2022 में बच्चों को बहुत मजा आया, मतलब उनको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिले थे और एक भी क्वेश्चन अपने नोट से बाहर नहीं था। 8वां ये कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट, यानी कि किसी ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आगुण होता है। ये भी मैंने सवाल बहुत मतलब 2022 में इन चीजों को पूरा सॉल्व करवा रखा था, ठीक है। मतलब वही बहुत बहुत अच्छे से मतलब चीजें ये बता रखी थी, इनको मैंने स्पर्श रेखा के सापेक्ष कैसे निकालते हैं निकाल के बता हुआ, ठीक है। सारे वो वीडियो देख लेना पुराने 2022 वाली लिस्ट, ठीक है, उसमें ठीक है। उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आगुण होगा, ठीक है। स्पर्श रेखीय मतलब ये, इसके सापेक्ष आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ये स्पर्श रेखीय है ना, इसके सापेक्ष निकालना है। और ये होता है आई सेंटर ऑफ मास, जो केंद्र से गुजर रही है वो, ठीक है। और ये दूरी कितनी होगी, आर, ठीक है। तो कह रहा है अब पहले तो किसी ठोस उसके जो स्पर्श रेखीय मतलब पहले बात करते हैं कि जो केंद्र से गुजरने वाली आई सेंटर ऑफ मास के लिए गोले का क्या होता है, आई कॉम ठोस गोले का कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर होता है, 2/5 mr स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर गोला खोखला है तो वो बोलेगा कि भी खोखला है, जब तक खोखला नहीं बोले तब तक आपको ठोस ही मानना है, उसका होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो ये क्या है, समांतर अक्षों की थ्योरम, समांतर अक्षों की थ्योरम से समांतर अक्षों की प्रमेय यही तो कहती है, समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है कि भाई आपको यदि सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली जो अक्ष है उसके सापेक्ष पता है, सेंटर ऑफ मास मतलब ये समझ लो कि केंद्र, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व आगुण पता है, तो उसके समांतर किसी दूसरी अक्ष जो कि डी दूरी पर स्थित है उससे आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला ये होता है भाई आई बराबर आई सेंटर ऑफ मास और जो कुल द्रव्यमान जो होता है वो m और d स्क्वायर, वही सिंपल सी बात है। आई सेंटर ऑफ मास कितना है 2/5 mr स्क्वायर और m और d की जगह कितना r है, d मतलब ये दूरी दोनों अक्षों के बीच की दूरी, तो ये कितना हो जाएगा 7/5 और 2 7/5 mr स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो समांतर अक्षों की थ्योरम लगा दी थी इसमें। अब बात करते हैं 2022-29 वाले सवाल। तो 29 वाले में समय बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, बल इंटू दूरी, तो न्यूटन ये तो होगा ही नहीं, जूल इंटू न्यूटन इंटू मीटर। बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू दूरी, तो बल का न्यूटन,
दूरी का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, सवाल 11 सवाल थे ना, हाँ टोटल, इसको नंबर को 11 करना है। हाँ, और इसको 10 नंबर देना है। चलो ठीक है। हाँ, फिर 29 जून वाले में सवाल पूछ लिया, वो का वो समांतर अक्षों की थ्योरम वाला सवाल था। 8 त्रिज्या व m द्रव्यमान की एक समरूप वृत्ताकार डिस्क का उसके किनारों से गुजरने वाली और उसके तल के लंबवत अक्ष के परिधि जड़ता हो। डिस्क की बात कर रहा है, डिस्क यानी कि चकती। ठीक है, ये डिस्क वगैरह ध्यान रखना, डिस्क यानी कि चकती, रिंग यानी कि वलय। ठीक है, तो ये हिंदी वालों को मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी दोनों नाम पता होना चाहिए। बहुत बार जैसे दे दिया अपडेट को डिस्क दे दिया, अब आपने सिर्फ यही पढ़ा चकती चकती चकती, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड भी पता होना चाहिए। और वैसे मैंने जहां मैंने ये बता रखा है, ये चीजें मैंने बता भी रखी लेक्चर में, इसको डिस्क को, ऐसा नहीं कि मैं शुद्ध हिंदी लिखता हूँ, जहाँ जरूरी था मुझे कि इसका नाम इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा, तो वहां मैंने वो भी बता रखा है। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, अपनी क्लासों में सब कुछ चीजें सेट है बिल्कुल परफेक्टली, मतलब ये समझ लो कि टॉप करने के हिसाब के नोट्स है, मतलब नोट्स और क्लास है सारी। तो अगर 8 त्रिज्या व m द्रव्यमान की एक समरूप वृत्ताकार डिस्क का उसके किनारों से गुजरने वाली और उसके तल के लंबवत अक्ष के परिधि जड़ता हो, तो ये जो डिस्क है, ठीक है, आपके इसको ये आपको इसके सापेक्ष पता है वो क्या होता है, mr²/2, ये mr²/2 होता है। ठीक है, और आपको इसके सापेक्ष निकालना है, ये निकालना आई, ये दूरी वही r, दूरी वही r है। ठीक है, ये वही फॉर्मूला वही है, I = I सेंटर ऑफ मास और चकती का कुल द्रव्यमान m, दूरी r², तो mr²। I सेंटर ऑफ मास यानी कि जो उसके, ये तो कह रहा है डिस्क का उसके किनारों से गुजरने वाली अक्ष ये, और जो तल के लंबवत, तो इसके सापेक्ष ये निकालना है। ठीक है, तो तल के लंबवत है, और तल में होता तो मामला और होता, वो भी इस सवाल मैंने आपको बता रखा है चीजें। ठीक है, तो I सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। ठीक है, ये देख लो I सेंटर ऑफ मास कितना है, mr²/2, और ये mr², कितना हो गया 3/2, mr², 3/2 mr²। बात क्लियर? ठीक है, ये है सिंपल सी बात। यहां भी क्या समांतर अक्षों की थ्योरम लगानी थी, समांतर अक्षों की प्रमेय, समांतर अक्षों की, ये कितना 3/2 mr² हो गया। चलो अब देखो, सौर मंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का उदाहरण है? सौर मंडल में जो ग्रहों की गति है वो आपके कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। आपको पता है सौर मंडल में जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर क्या होता है, ये सूर्य हो गया। ठीक है, ये सूर्य हो गया। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार या वृत्ताकार पथ में ऐसे मतलब क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षित होता है, L = I ओमेगा। ये क्या करता है, जैसे कोई भी दूसरा ग्रह है, ठीक है, वो दूसरा ग्रह मतलब यहाँ घूम रहा है, तो यहाँ पे था, तब ये हो सकता है कि इसकी कोई दूरी ज्यादा होगी, यहाँ पे आ गया दूरी पास। ठीक है, ये पोजीशन 1 मान लो, ये पोजीशन 1 होगी, ये पोजीशन 2 होगी। ठीक है, तो हमेशा इसमें क्या होगा, इस पोजीशन 1 में जो इसका होगा I1 और उस पर ω1, और फिर पोजीशन में I2 ω2, ये हो जाएगा। काम बात ये है कि इसका संवेग फिक्स रहेगा, संवेग नहीं बदलेगा। संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। तभी ये संवेग संरक्षण पे काम करता है। संवेग नियत क्यों रहेगा, क्योंकि जब ये इसके अराउंड घूम रहा है, तो ये यहाँ पर है, तो इसका दूरी ज्यादा है, मतलब इसका जो है जड़त्व आघूर्ण जो है वो क्या होगा, इस जैसे की स्थिति 1 पर क्या होगा, 1 पर आपके क्या होगा, इसका जो जड़त्व आघूर्ण I ज्यादा होगा, और ω1 क्या होगा, ये हो जाएगा कम, लेकिन जैसे ही पास में आएगा, ठीक है, तो इसका दूरी घटेगी, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, घटेगा। दो पोजीशन पर क्या होगा, इसका क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण घटेगा। तो जड़त्व आघूर्ण घटेगा, तो यहाँ पर आपकी ये इसका ओमेगा है वो बढ़ जाएगा। तो हमेशा क्या होगा, जो L है कुल,
वो नियत रहेगा। एल क्या रहेगा? नियत रहेगा, एल आई ओमेगा। मतलब यहाँ पास में आया तो आपको पता है जो अपना जड़त्व गुण होता है वो क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो जितनी ज्यादा दूरी, यहाँ दूरी ज्यादा तो आई का मान ज्यादा, ठीक है, और यहाँ दूरी कम तो आई का मान कम। तो यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पर ये आई का मान कम हुआ, तो आई का मान कम हुआ तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस अपने को ओमेगा का मान बढ़ना चाहिए। तो बस यही होता है, एक बढ़ता है घटता है। तो इसी वो मतलब वो क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण आई एल इक्वल टू आई ओमेगा के हिसाब से वो गति करता रहता है, वो घूमता रहता है। ठीक है, बात क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, और यही मतलब बहुत शानदार वाले सवाल थे, अपन सॉल्व कर लिए। ठीक है, हाँ, ये पोजीशन 1 पर, ये पोजीशन 2 पर। बहुत मजेदार था मतलब पेपर, और मतलब बहुत मजा भी आता। आप जब सवाल देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि अब हम भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और 2016 का लेवल कैसा था, 18-22 वो तो आपको ध्यान ही है, तब फिर मीडियम, और फिर 2022 तो बिल्कुल सिंपल। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये वाली अपने जो यूनिट है वो भी समाप्त होती है।